अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर से इस्तीफ़ा मांग लिया है। इस्तीफ़ा किस बात के ऊपर मांगा गया है? बुनियादी तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात ख़राब हो रहे हैं और उसके साथ साथ पार्टी की जो अंदर के हालात हैं, जो सियासी चपकलिश है, वो अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि बानी पीटीआई को ये तजवीज़ देना पड़ गई है कि अगर हालात ठीक नहीं होते तो अली अमीर गंडापुर इस्तीफ़ा दे दें। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अली अमीर गंडापुर के जो बयानात और जो सियासी स्ट्रेटजी सामने आ रही है, वो ऐसा लगता था कि शायद अली अमीर गंडापुर खुद भी सियासी शहीद बनने को तैयार हैं। क्या बानी पीटीआई की ये तजवीज़ अली अमीर गंडापुर को वजारत आला से अलग होने में कोई अहम रोल प्ले करेगी? और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्क भर के अंदर ग्रैंड एहतजाजी तहरीक चलाने की तैयारी शुरू कर रखी है। अगरचे के इस तहरीक के हवाले से भी कई बयानात सामने आते हैं। अली अमीर गंडापुर के मुताबिक 12 जुलाई से ये तहरीक जारी है, जबकि बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहबा के मुताबिक ये 5 अगस्त को ये तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस तहरीक के अंदर अभी तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ा तकिया किया गया था, लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया में इस एहतजाजी तहरीक के जरिए से बानी पीटीआई की रिहाई या पीटीआई के साथ मिलकर रोड पर निकलना 5 अगस्त को, कुछ ऐसी बात एलामिया में सामने नहीं आई। तो क्या 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी बड़ी एहतजाजी तहरीक चला पाएगी जिसके नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई की राह हमवार हो सके? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो एहतजाजी तहरीक है ये सिर्फ 5 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त को भी जारी रहेगी। जो उन्होंने मंतक पेश किए उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को जब पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाएगी उस दिन एहतजाज करना, एहतजाजी रैलियाँ निकालना, वो उनके लिए सियासी तौर के ऊपर कोई फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उनके इस दौरे के दौरान क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है और उसके साथ साथ उनका ये दौरा दोनों ममालिक की मबैन स्ट्रेटजिक रिलेशन को मजीद वसअत देने के साथ साथ तिजारती और इक्तिसादी लिहाज से कितना अहम साबित होगा, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि प्रोग्राम रेड जोन में 12 जुलाई को हमने आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी नशर की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि मीरपुर के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी कायम की जा रही है, जो कि हर लिहाज से गैर मौजू मकाम पर बनाने का फैसला किया गया, जिससे अवाम नास से अरबों रुपये ऐंठने का प्रोग्राम बनाया गया था। हम इस स्टोरी के नतीजे में अब ये पूरा प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है, वहाँ पर क्या एक्शन हुआ है, इसकी तफसीलात भी आज के शो में आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका से तारीख में पहली मरतबा कमर्शियल बुनियादों के ऊपर खाम तेल इंपोर्ट करने की तैयारी कर लिया, पहला ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसकी तफसीलात हैं क्या, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर पाए जाने की इतलात आती है, लेकिन कौन सा ऐसा सूबा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल और गैस पाया जाता है और आने वाले दिनों में वहाँ मज़ीद ड्रिलिंग होगी? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि हमें DSNG पर हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जानना चाहूँगा आपसे, ऑपरेशन मार्क हक के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर बड़े पजीर राय हासिल की, अपने सफारती ताल्लुकात को भी पाकिस्तान ने बड़ी वुसअत दी और हम पाकिस्तान का एक नए अंदाज में आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। लेकिन जो अंदरूनी तौर के ऊपर सियासी इस्तेहकाम है उसका हासिल करना एक बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की सियासत पर यकीन रखती है, 5 अगस्त को उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। अगरचे कि अभी तक कोई बड़ा मोमेंटम तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज अलीमा खान साहबा ने कहा है कि न सिर्फ 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी बल्कि हम 14 अगस्त को भी एहतजाज करेंगे, चूंकि 14 अगस्त का दिन ऐसा है कि हमने गुलामी के निज़ाम से निजात हासिल की थी, अभी भी हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। आपको लगता है कि 5 अगस्त की तारीख हो जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके गासबाना कब्जे को मजीद उसके ऊपर उसको तकवीत दी, 14 अगस्त जश्न आज़ादी है, ये एक पोलिटिकल जमात की अप्रोच, उसको इस दिनों के ऊपर एहतजाज करने से कुछ सियासी तौर के ऊपर कोई फ़ायदा मिल सकता है? शुक्रिया। गुजारिश है कि कई माह से ये एहतजाज की बात कर रहे हैं और एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? सिर्फ एक बात पे कि जी इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, बानी को रिलीज़ किया जाए। इसके अलावा और कोई पोलिटिकल एजेंडा नहीं है इनका। जी कोई पोलिटिकल एजेंडा आपने देखा? नो। और मैं समझता हूँ कि ये 5 अगस्त में इनको भी कोई पजीराई नहीं मिलेगी, क्योंकि माजी में आपने देख लिया, 26 नवंबर को भी देख लिया, उससे पहले भी आपने देखा इनको एजिटेशन। अभी
इनको सपोर्ट मिलती थी KPK से जी बाकी प्रोविंसेस से और इवन इस्लामाबाद से और पिंडी से भी उनको कभी सपोर्ट नहीं मिली। तो एक तो उनका ऑब्जेक्ट सिर्फ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, मुल्क में सियासी निज़ाम के लिए नहीं, सियासी इस्लाहात के लिए नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए नहीं, महंगाई के लिए नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए नहीं, और जो बैरूनी ख़तरात हैं उसके बारे में इनकी कोई गुफ्तगू नहीं। जो ईस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन है, जो वेस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन है, पर्टिकुलरली आपने जो कहा 5 अगस्त 2019 में जो किया जब इनकी गवर्नमेंट थी जी, और इनके होते हुए भी, और जिसको ये मोदी के ये सपोर्टर थे उसके इलेक्शन में, तो मोदी ने क्या रिस्पांस दिया। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, आप खुद तारीख के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और बहुत से तारीखी एहतजाजी तहरीक का हवाले से आपकी सामने है, आप खुद उनके अंदर मसरूफ़ अमल भी रहे। कभी को याद पड़ता है कि 14 अगस्त के दिन किसी सियासी जमात ने अपने मकासद के हसूल के लिए, जब पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही होती है, उन्होंने एहतजाज किया हो अपने मकासद के हसूल के लिए? देखिए, बात है कि उनकी हमशीरा अलीमा खान साहबा कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है? नहीं, नो, लेकिन मुतहरिक पॉलिटिक्स का उनका कोई रोल रहा इस मुल्क की पॉलिटिक्स में? नो, आज वो पॉलिटिक्स में तो नहीं है, और उनके अपने जो अहदेदारान है पार्टी के, वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स का उनका कोई तल्लक नहीं है। तो वो उस किस्म की स्टेटमेंट देती हैं, तो उस स्टेटमेंट की तो कोई अहमियत नहीं है, और अगर वो देती है तो मुल्क दुश्मनी होगी। मुल्क मोहब्बे वतन लोग ऐसे नहीं किया करते। बिल्कुल ठीक। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से, महमूद खान अचकज़ई साहब से, कि वो अब बढ़ेंगे, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड होगा, हमारी शाना बशाना होंगे और 5 अगस्त को हम एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा APC हुई, अलामियत जारी हुआ, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जहाँ से ये महसूस हो सके कि 5 अगस्त को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो भी सड़कों पर होंगे और वो भी एफर्ट करेंगे कि बानी PTI की रिहाई हो, अगरचे के इलामिया के अंदर दीगर कुछ मुतालबात ज़रूर पेश किए गए। तो आप समझते हैं कि जो APC हुई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, वो PTI के मकासद के हसूल के लिए कुछ इनकी मावन साबित हो सकती है, या मिलकर ये 5 अगस्त को कल कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर बात APC पे आ पहुँची है और अचकज़ई साहब पे आके पहुँची है, तो इसका मतलब है कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है PTI के पल्ले। और सेकेंडली आपने एक क्वेश्चन किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी, और अच्छा किया, मैं चाह भी रहा था कि मुझे कोई सवाल करे जी। इनकी जो कल की प्रेस रिलीज है जी, अगर आप उसको बगौर देखें, जो एक बहुत सारे लीडर्स बैठ के उन्होंने मुश्तरका तौर पे उसको ट्रांसक्रिप्ट लिखा जी, और फिर वो पढ़ा गया, तो उसकी तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली जी। मिसाक़ जमहूरियत का भी जिक्र किया, नफी करती है इनके अपने मौक़िफ़ को जी। नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, नया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रियासत और आवाम लिखा जाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही है ना जी? बिल्कुल। तो ये तो इनकी अपने बयानिए में देखें कि जो इनका टाइटल है, जो इन्होंने तहरीक रखी है जिसका नाम रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी, और उसी लम्हे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको निगेट करते हैं और कहते हैं कि जी नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाया जाए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं इनकी। और आप देख रहे हैं कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, डिमांडिंग है। तो पाकिस्तान में सियासत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की जाती है। ज़ातियात के लिए अगर करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी में अपना किरदार तमाम सियासी जमातें अदा करें। बिल्कुल सही। नैय्यर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका बड़ा दरीना तल्लक है, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके जो लीडर थे कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भट्टो को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया, बड़ा कड़ा वक्त देखा, कोड़े पड़े, फांसियों की सज़ा हुई। ये PTI जो इस पर भी एक कड़ा वक्त आया है, अपोजिशन में चली गई है, इनकी सियासत में इनको समझ नहीं आ रही जाना किधर है। एक
ये एहतजाज की बात करते हैं, आखिरी कॉल भी इन्होंने दे दी, फाइनल कॉल में भी जो जिसका आपने हवाला दिया 26 नवंबर को, वहाँ से भी ये भाग गए। ये मुज़ाकरात की बात कर रहे, कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने, इनका मखमसा क्या है पीटीआई की सियासत का, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सर? देखिए जी, वो इनकी पॉलिटिकल अप्रोच ही नहीं है, इनके लीडर की पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। जो साथी लीडर होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए लीडर होते हैं ना, उनका अंजाम अल्टीमेटली यही होता है। और आप देख लें, जो जमातें एस्टेब्लिशमेंट की बनाई होती है ना, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, चाहे प्री पार्टीशन जो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें थी उनका वजूद नहीं रहा, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो पोलिटिकल जमातें एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर बनी उनका वजूद नहीं रहता होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बानी पीटीआई तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर अमन-ओ-अमान कायम नहीं रख सकते तो उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि पीटीआई के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं और जो बाकी सियासी सूरत हाल इनकी चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बानी पीटीआई की इस तजवीज़ के ऊपर अमल दरामद हो सकता है और अली मीर गंडापुर को वजारत आला से हाथ धोना पड़ सकते? देखिए जी, ये दो बातें हैं। एक तो अपोजिशन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जी, वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है कि जिस दिन हमारे पास 73 पूरे हो गए जी, हम ले आएंगे। बाकी ये बानी का आदम एतमाद करना अपने सीएम पे, उससे रेजिग्नेशन ले ले, सही, उससे रेजिग्नेशन ले लेना। वो बिल्कुल। लीडर है अगर तो वो रिजाइन ले ले, किसी और को बना ले अगर बना सकते हैं तो। या आप समझते हैं कि वो उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है तो इनिशिएटिव लेना, बिल्कुल सही, एक मौक़िफ़ इख्तियार करे। लेकिन मैं क्योंकि उधर मेरी जमात अपोजिशन में केपीके में, मेरे गवर्नर जो हमारे पार्टी के हैं वहाँ बैठे हैं, 52 की स्ट्रेंथ है हमारे पास अपोजिशन की। ये जब 52 ये मुत्तहिद होकर एक तय कर लेंगे और बाकी इनको 21 मेंबर्स की और ज़रूरत है। जिस दिन 73 हुए कोई राइट नहीं रहता सीएम का गंडापुर का कि वो इक़्तिदार में रहे, अब तो चीफ मिनिस्टर काम करें। और हमारे 73 पूरे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव बिल्कुल करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर बुखारी साहब से ये भी पूछ लें कि ईरानी सदर का आज के दौरे के हवाले से, बिल्कुल, ये देखिए वो आज तशरीफ़ लाए डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, पहले लाहौर गए, मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी और अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और $10 अरब तक वो कह रहे हैं कि पाक ईरान जो तजारती हुजम है इसको बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया उन्होंने। ये इस दौरे को निगर हुसैन बुखारी साहब किस तरह देखते हैं, ये पाक ईरान तल्लुकात में किस तरह अहमियत का हामिल है सर? देखिए जी, अभी जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल है मुख्तलिफ रीजन्स की, मिडल ईस्ट की देख लें आप, हमारे साउथ एशिया की देख लें, तो इवन यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर को देख लें, तो जो स्टेट्समैन्स होते हैं वो मुल्कों के और अपने मुल्कों के और दीगर इंटरनेशनली जो यूएन चार्टर है उसको भी सामने रखते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट साहब का दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि प्रीवियस जो वॉर थी ईरान इसराइल वॉर और जिसमें अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट थी, तो पाकिस्तान तो बड़ा ओपनली इस बात पे मौका भी था सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और जो ईरान पे हमले हुए उसको कंडेम भी किया गया और पाकिस्तान तो उनकी सपोर्ट में था। मैं समझता हूँ कि ये इस रीजन में ये जितने रीजन्स के मुल्क हैं इनमें इनका आपस में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है और रीजनल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। Exactly. और हम समझते हैं कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, बरादर मुल्क है। बिल्कुल ठीक। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप मरकज़ में नून लीग के इत्तेहादी हैं और अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से अहम मामलात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी हमें खामोशी दिखाई देती है। वो चीनी का मामला आता है, अवाम के दीगर मसाइल आते हैं, तो उस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई एग्रेसिवली उस मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें आगे दिखाई नहीं देती। लेकिन ये मामला अपनी जगह के ऊपर, लेकिन रिसेंटली एहसन इकबाल साहब ने कुछ दीगर मामलात को भी हाईलाइट किया जिसमें वो समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम के ऊपर वो कहते हैं कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह स्टैंस रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में नून लीग जो 18वीं तरमीम हो, एनएफसी अवार्ड हो, उसके ऊपर नज़रसानी का प्लान रखती है, तो कुछ इसके इम्कानात हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ इन मामलात के ऊपर कोई कंसल्टेशन हुई है, आपको एतमाद में लिया गया है? देखिए जी, ये बुनियादी बात है, एहसन इकबाल साहब के लेवल की बात नहीं है।
जी, ये बात है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल की, वो मेरी क़यादत के साथ बात करें। ठीक, ये इनके अखबारी बयानात की बात नहीं है, क्योंकि ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब PM ऑफिस में है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत और वोट की वजह से है, और ये क़यादतों के फैसले होते हैं, ठीक, और फिर क़यादतें अपनी अपनी जमात में डिस्कस करके फिर आगे लेके चलती है। तो वाई शुड आई कमेंट ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ एसआर इकबाल साहब, जो कि अखबारी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। बिल्कुल ठीक, बेहतर मुनासिब बात यह थी कि वो मेरी क़यादत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें, चेयरमैन बिलावल से बात करें, ताकि फिर ये इशू मेरी क़यादत अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करें, फिर हम इस पे अपना मौक़िफ़ दे सकें। बिल्कुल ठीक। वैसे तो आपकी राय में, इकबाल की बयान पे मैं कोई बिल्कुल ठीक, रिस्पॉन्ड आपकी राय करना में वैसे मुनासिब नहीं समझता। NFC अवार्ड को के ऊपर नजरसानी की गुंजाइश है? देखिए जी, ये इख्तियार पार्लियामान को है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 18, उसमें एक है कि जब आप किसी का शेयर रिड्यूस करेंगे तो नहीं कर सकते, उसके अगर रिड्यूस करेंगे तो यू नीड अमेंडमेंट। ओके, तो वो जो NFC की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जो डिविजिबल पूल से पैसे हैं, वो शेयर के मुताबिक मिलेंगे। तो अगर एसआर इकबाल साहब ज़रूरत महसूस करते हैं तो मेरी लीडरशिप से उनकी लीडरशिप बात करें, बिल्कुल तो ठीक, फिर भी डिसाइडेड के चीनी वाला सर रह गया बुखारी साहब, जो चीनी माफिया ने 300 अरब डॉलर का कह रहे हैं डाका डाला है, उस पर पीपल्स पार्टी की जो खामोशी है उस पर वो ये रह गया मामला। कतन कोई खामोशी नहीं है। ये जो डाका डाला है, इसके लिए आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं, लेकिन हवा में बात नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, हम मीडिया में खबरें छप रही हैं, कोई अभी बुलाया था कमेटी ने हमको। अगर ये समझते हैं कि PAC में इशू आया तो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके लिए कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती, उसको प्रॉप करती, उस पर एविडेंस लेती, जिन पे इल्जाम है उनको बुलाती, उनका मौक़िफ़ सुनती। बिल्कुल सही, मेरी बात समझ आए? ये जो स्टेटमेंट है PAC की, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। आपने अगर उन्होंने उन पे इल्जाम है तो उनको मौका दें, मिल ओनर्स को मौका दें, इंसाफ के तकाजे ये हैं, उनका मौक़िफ़ लें, उनका मौका दें, और फिर PAC डिसाइड करे। ये हवा में बातें करनी, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना फिर कल इस्टेब्लिश ना करना, मैं समझता हूँ कि, लेकिन एक बात है कि मैंने कैटेगोरिकली कहा कि ये इनकम्पिटेंस थी मौजूदा कैबिनेट की जी, कि जिन्होंने पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और आज इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, इनको गलत फिगर्स दिए गए, बिल्कुल प्रॉबेबली इनको ब्रीफिंग गलत दी गई और इन्होंने बिलीव किया उसकी ब्रीफिंग पे और एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, और उसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। एग्जैक्टली, और आवाम सवाल दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। और जरूरत इसी चीज़ की है कि जो अदाद-ओ-शुमार गलत दिए गए, जो फैसला हुआ जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नय्यर बुखारी साहब ने भी इसी मामले को टेकअप किया, इस मामलात की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। नय्यर बुखारी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमने की। ख्वाजा साहब, माजरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि एहतजाज के ज़रिए से ही उनके सारे मामला हल होंगे और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ उन्हें कोई सियासी तौर के ऊपर या बानी PTA की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सके। पहले बात की गई कि 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। उस दिन के लिए भी इस दिन का इंतखाब करना नामुनासिब था, बिलखसूस जब पाकिस्तान भर के अंदर अवाम बाहर निकलेंगे, भारत के गासबाना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज होना है, उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़क पर होंगी। फिर बात यहाँ तक नहीं रुकी, अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि ये एहतजाजी तहरीक 14 अगस्त को भी जारी रहेगी और उसकी पूरी मंतक पेश करती हैं। ज़रा वो शॉर्ट सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आपसे इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी, शॉर्ट प्ले कीजिएगा। खैर साहब, आपने अलीमा खान साहबा गुफ्तगू सुनी। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी एहतजाजी तहरीक होगी और अब दोबारा कहा है कि बानी PTA के बच्चे भी आएंगे। चलें, वो जब आएंगे तो उनका राइट है अपने वालिद से मुलाकात करें, लेकिन 14 अगस्त को एहतजाजी तहरीक आपने कभी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कि 14 अगस्त को जब पूरी कौम इस पाक सरजमीन का जो खिता मिला, जो एक हिस्सा मिला, जो हमारा ये वतन अजीज़ अपने वजूद में आया, उसकी जश्न मनाती है, उस दिन एहतजाजी तहरीक होगी। माजी में कभी ऐसी कोई हुआ? और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त के दिन इस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में क्या उनको सियासी फ़ायदा मिलेगा? भट्टी साहब, सियासी फ़ायदा इनको कैसे मिलना है और कैसे नहीं मिलना,
मैं अरसा से ये बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में तसलसल के साथ कि पीटीआई सियासत और रियासत के फ़र्क को भूल रही है। ठीक, इसमें फ़र्क करें खुदारा। 5 अगस्त का जो दिन है, जिस दिन आपने वो दिन रखा है, वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। दफ़ा 370 और 35 से जब वो भारतीय आइन में ख़त्म की गई तो वो कश्मीर पर आइनी ढाका डाला था उस दिन मोदी सरकार ने। बिल्कुल ऐसे। उस दिन पूरी कश्मीरी कौम, बल्कि आपको याद होगा बानी पीटीआई की हुकूमत थी यहाँ, जब उन्होंने जुमा एहतजाज का भी ऐलान किया था उस दिन के हवाले से, तो उस दिन आप जब कश्मीरियों का उस दिन इस्तेहसाल हुआ हो, आप उसको उसी दिन एहतजाज की तहरीक का ऐलान करना, आपने फाइनल कॉल देकर देख लिया। उसका नतीजा भी 26 नवंबर को सामने आ गया कि उस दिन हुआ क्या। अभी भी वो गाड़ियां बंद पड़ी हैं, गाड़ियां बंद है और अभी तक उनको लेने नहीं है। जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है और लोग गिरफ्तार हैं। मासूम बच्चे मुकदमा का जिनको सामना आप है। गुमराह करके लाए थे वो भी ज़ेरे हिरासत हैं। कई जमानतें कई की हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर, भारत का गासपाना कब्जा, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? ये कौमी अयाम को परे करें अपनी सियासत से, इनमें ना घुसें, इसका आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। 6 अगस्त को भी तहरीक चल सकती थी, कोई मसला नहीं, 4 को रखें, 1 अगस्त को रखें, तहरीक तो आप चलाते रहें, आपका राइट्स। लेकिन कौमी अयाम से आप 100 गज दूर हो जाएं, इनके जितना नज़दीक जाएंगे इससे आपकी सियासत को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है, अभी 100 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इससे ज़रब दे लें आप। ठीक, 14 अगस्त का जो दिन, जिस दिन आपने अलीमा जो बाजी हैं, अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उनको क्या इस तरह वो समझती हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को हम इसमें दबाव में ले आएंगे? इस तरह दबाव में आएगी वो तो मिलती हैं बानी पीटी से डायरेक्शन लेके आती हैं, वही मीडिया से बात करती हैं। मैं कहता हूं कि उनको भी इस बात को, अपने भाई को ये बात समझानी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं आप। 14 अगस्त पूरी कौम का जश्न आज़ादी है भट्टी साहब। इस दिन पूरी कौम एक प्लेटफार्म पर, तमाम पार्टी, तमाम सियासत, तमाम फिरकों से बालातर होकर, तमाम लोग, इवन के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी, सिख कम्युनिटी है वो भी, इस दिन पूरी दिन को आज़ार यकजहती करते हैं एक दूसरे के साथ। हमने इस मादरे वतन को 1947 में हासिल किया था, अब हम इनकी हिफाजत करेंगे, इसको रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। उस दिन आप तहरीक चला के किसको मैसेज दे रही? आप इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में नहीं लाएंगी, आप कौम के मुंह को तमाचा मार रही हैं, मुंह पर उनको चढ़ा रही हैं। उस दिन लोग आपका साथ देंगे, देख लीजिए, ये करके भी देख लीजिएगा। बिल्कुल और कौम को तकसीम ना करें, बिल्कुल ठीक है, कौम को मुत्हिद करें, दुरुस्त करें, कौम को तकसीम ना करें। अभी भी पीटीआई के पास वक्त है। 14 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक की बात की जा रही है, इस कॉल को वापस लेना चाहिए। ये तजदीद वफाक का दिन है, तजदीद अहद का दिन है, जहाँ मिलकर न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, बल्कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद को, तंजीम को, यकीन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो एक वो खुदारा मैसेज दीजिए और ये तफरीक मजीद ना डालिए। आप 14 अगस्त को बाद एहतजाजी तरीक शुरू कर सकते हैं, उससे पहले आपका राइट अप करें। लेकिन 5 अगस्त को भी किया, जो कि दुरुस्त दिन नहीं है। 14 अगस्त का दिन भी किसी लिहाज से, सियासी लिहाज से, किसी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से आपको सूट नहीं करता कि इस दिन आप एहतजाजी रैलियाँ निकालें। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, खालिद साहब से बात करेंगे। खालिद साहब, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया। मिज़ार इकबाल पर गए। इकबाल के साथ ईरानियों की आपको पता है कितनी कल्बी रूहानी उनका शगफ रखते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम किया, आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई। इस दौरे को आप कितनी अहमियत की निगाह से देखते हैं? भट्टी साहब, ये इतना खुशैन दौरा है। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करने के लिए, जब इजराइल ईरान जंग हुई तो आपने देखा कि पाकिस्तान की पूरी क़यादत, सियासी क़यादत हो, मजहबी क़यादत हो, यकजान होकर ईरान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी थी। ठीक है, जिस पर आपने देखा कि ईरानी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तानी कौमी परचम लहराया गया और शुक्रन शुक्रन के नारे लगे। आज जो हमारा इस्लामी बरादर मुल्क ईरान है, उसके प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, जब लाहौर उन्होंने लैंड किया तो साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं मियाँ नवाज शरीफ, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी शख्सियत वही है इस मुल्क में, वो खुद चल कर गए। तो ये बताता है, ये आपको ये एक मैसेज है कि हम ईरान को कितनी अहमियत देते हैं। पाकिस्तानियों के दिल में ईरानियों की कितनी कदर है, अपने भाइयों की कितनी कदर इज़्ज़त तकरीम है।
तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तो डेफिनेटली कोई भी मेहमान जाएगा उसका इस्तकबाल करना है, लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ की वहाँ मौजूदगी है वो ये बताती है कि ईरान जो हमारा ना सिर्फ इस्लामी बरादर मुल्क है बल्कि आयरन ब्रदर का जो वर्ड बोला गया था माजी में, वो हमारा आयरन ब्रदर है। इसके बाद जैसे ही उन्होंने शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए, और जो इससे क्या है कि ये चीज़ें बड़ी सिंबॉलिक हैं, लेकिन इसके गहरे रवाबत हैं ये 47 के पहले से। जितना भी कलाम इकबाल है, और आपको पता है उसका ज़्यादातर हिस्सा फ़ारसी में है, और हर ईरानी के घर में जो इकबाल का कलाम है वो वहाँ मौजूद है, वो इसको पढ़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और खित्ते में पायदार अमन और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के अंदर ईरान ताल्लुकात अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई का सबसे बड़ा मसला है, महंगी तवानाई का, वो भी ईरान के ताउन के साथ बेहतर अंदाज में हल हो सकता है, जिसके अंदर IP गैस पाइपलाइन का तनाज़ा वो भी प्रायोरिटी के ऊपर हल होने की ज़रूरत है। हम तवक्को करते हैं कि उनके इस दौरे के दौरान जो 18 अरब डॉलर जुर्माने का मामला है वो भी मुतलका हुकाम उसको भी डेफिनेटली टेकअप करेंगे ईरानी सदर के साथ, और ये मसला भी खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम रेड जोन में 12 जुलाई को हमने आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर की थी, किस तरीके के साथ सिटी हाउसिंग स्कीम मीरपुर के अंदर एक ऐसी जगह के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्लान कर रही है, और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों को इस बात के ऊपर एक पुरकशिश एक उनको मार्केटिंग की जा रही है कि वो आएँ और डैम के किनारे वो यहाँ पर आके अपने एक शानदार अपने घर तमीर करें, और दर हकीकत ये मनसूबा कितना बड़ा नुकसान का बायस बन सकता था, और कानूनी लिहाज से भी इसकी किसी हवाले से इजाज़त नहीं मिल सकती थी। ताहम अवाम उन्नास के अरबों रुपये डूबने का खदशा ज़रूर था। ख्वाजा मतीन साहब ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी। ख्वाजा साहब, अब लेटेस्ट खबर आप लेके आए हैं कि सिटी हाउसिंग स्कीम के जो मुंतजमीन हैं वो वहाँ से जो उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए आए थे, जो भारी मशीनरी लेके आए थे, रात के अंधेरे में वो मशीनरी लेके रफू चक्कर हो गए। ये माजरा है क्या? अच्छा भट्टी साहब, ये एक मंसूबा बनाया जो पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी नज़र मीरपुर का जो खित्ता है जो जिसमें मीरपुर बड़ी अहमियत का हामल है, और जिन्हें ओवरसीज़ का शहर भी कहा जाता है, मनी लंदन भी कहा जाता है उन्हें, वहाँ उन्होंने मंसूबा बनाया कि यहाँ हम डैम के किनारे एक सोसाइटी बनाएं, और यहाँ फिर हम जो ओवरसीज़ के कश्मीरी हैं उनको जाके लूटें। और उसके पीछे इतना बड़ा फ्रॉड था भट्टी साहब, इसकी अब तखमीना लगाया गया है तकरीबन 100 अरब रुपए के करीब ये एक फ्रॉड स्कैंडल जो था मुबैना तौर पर। और कोई NOC नहीं था, कोई इंतजाम। पहले मरहले में ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है कि पहले मरहले पर उन्होंने कोई चीज़ उन्होंने मकामी इंतज़ामिया ने वहाँ एक MDA की अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, रो हैं, लेकिन फिर ऐसा हुआ भट्टी साहब कुछ खुफिया ताकतें सरगर्म अमल में आईं, और उनको मैं समझता हूँ गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर NOC भी जारी करवा ली है उन्होंने। फिर हमने जब इसको टेकअप किया, फिर मकामी लोग वहाँ उठे, जब उन्होंने जो मुतासिर ने मंगला डैम की ज़मीनों पर कब्जे शुरू कर दिए वहाँ पर, तो फिर लोग भी हरकत में आए। मकामी रहनुमा है, साबिक वज़ीर हैं ताहिर खोकर, वो भी इस वाले से मुसलसल आवाज़ उठाते रहे। फिर वो हाई कोर्ट गए। अभी इसके बाद जब उनको पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट्स हो रही हैं चीज़ें, तो उन्होंने अब 2-3 रोज़ कबल वहाँ से रात को अपनी मशीनरी लेकर रफू चक्कर हो गए हैं, वहाँ से वो फरार हो गए हैं अपनी लेकर मशीनरी, और जो दफ्तर था मीरपुर में वो भी फिल वक्त बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो मीडिया का एक दबाव आया, हमने खबर ब्रेक की, यहाँ भी बात की, और मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया इस हवाले से। लेकिन मेरा सवाल बड़ा भट्टी साहब जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उससे है कि जो जब गैर कानूनी NOCs दिए जा रहे थे, जिन्होंने अभी ना उनको माहौलियात वालों ने मना किया, बल्कि वो वापटा की वहाँ मंगला की जो अराजी है जहाँ डैम है वो तो वापटा की मिल्कियती रकबे हैं वहाँ पर, उन पर कब्जा किया। फिर वापटा ने भी उन हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारान के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। अच्छा, लेकिन सारे मामले में आज़ाद हुकूमत सोई रही, बिल्कुल सिर्फ सोई नहीं थी। इंतजाम में कुछ लोग मुबैना तौर के ऊपर मिले हुए थे, और NOC में पैसों के लेन देन की बातें भी होती है। हमारे पास सदका कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़बान ज़देआम है मीरपुर में कि यहाँ कुछ लोगों ने पैसे लेकर इनको जो गलत NOC जारी करवाया गया। अब मामला यह है कि ये मीडिया के दबाव पर, मकामी लोगों के दबाव पर, यह सारा मामला तो वो उनको भागना पड़ा वहाँ से।
लेकिन जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर एनओसी जारी की हैं उनका मुहासबा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। Exactly. अब उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो तो मीडिया का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन ये जो एनओसी देने वाले हैं, ऐसी अराजी जो बिल्कुल डैम के किनारे है, आपको याद होगा पिछले दिनों जलजिला भी आया था, वो सारी जमीन बैठ गई थी और आबादी पूरी की पूरी आबादियां जमीन में धंस गई थी। तो आप वहां हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत कैसे दे सकते हैं? उनकी बात पुरसोना जिन्होंने ये गैर आईनी एनओसी दिया, ये अब आज़ाद हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे अवाम अन्नास को, ताकि अगर हम ना मसला उठाते और भी लोग ना बात करते तो भट्टी साहब यकीनन इन लोगों ने इस जो फेक सोसाइटी बनाई जिनका कोई लीगल बेज़ाब्तियाँ इतनी ज़्यादा थी, लोगों ने अरबों रुपए लुट जाने थे। अगर ये हम बर मौका ना उठाते, इस मसले को ना इशू को लोगों को अवेयरनेस करते, तो ये यकीनन लोगों का बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं कि यहाँ जितने भी हैं लोग, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वो अपने उनके ज़मीन उनके पास 100 कनाल होती है, वो 500 कनाल के प्लाट बनाकर बेच जाते हैं और पीछे सारी ज़िंदगी मुतासिरीन रोते पीटते रहते हैं। जो मरहला है उसमें से गुजरना चाहिए। बिल्कुल ठीक। खास साहब का एक क्रेडिट है कि उन्होंने आवाम को एक बड़े फ्रॉड से बचाया। ताहम वो ज़िली इंतज़ामिया, वो इंतज़ामिया के लोग जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी गलत काम को रोकते, लेकिन उन्होंने किसी ने मुबैना तौर के ऊपर फैसिलिटेट करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ख्वाजा साहब इस स्टोरी का फॉलोअप आपके साथ जल्द दोबारा शेयर करेंगे। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। तो ख्वाजा साहब, मामला ये है कि पाकिस्तान जिसने माजी के अंदर कभी अमेरिका से कमर्शियल बुनियादों के ऊपर रेगुलर खाम तेल इम्पोर्ट नहीं किया, और लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है और हमारी सरकारी अफसरान, हमारे बाबूज जो कि मीटिंग्स, डिस्कशंस, कंसल्टेशन, जूम मीटिंग यहाँ फंसे हुए थे, वहीं पर पाकिस्तानी कंपनी ने, पाकिस्तान की रिफाइनरी ने, सिनर्जी रिफाइनरी ने, उसने अमेरिकन कंपनी के साथ अमेरिकन खाम तेल के लिए डील को मटीरियलाइज कर लिया है और रवा महीने के अंदर सिनर्जियों के उसके के लिए ह्यूस्टन से 10 लाख बैरल का, 10 लाख टन का खाम तेल का जो कार्गो है वो रवाना होगा, जो कि अक्टूबर के वस्त में कराची पहुंचेगा। कराची या जो पाकिस्तानी समंदरी हदूद है वहाँ पर पहुंचेगा। चूँकि इस कंपनी का जो अरेंजमेंट है वो कराची के हदूद से थोड़ा बाहर है, उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज से पहले यही बात की जाती थी कि आप अमेरिका से जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल है वो बड़ा लाइट क्रूड ऑयल है, अगरचे कि हमारी रिफाइनरीज की स्पेक्स उसको मैच करते हैं, लेकिन उसको वहाँ से लाना, उसका जो अखराजात हैं, तरसीली अखराजात, वो बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत लगता है। तो माजी में इसको मटीरियलाइज नहीं किया गया, लेकिन अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने एक अच्छी डील निगोशिएट की है अमेरिका के साथ, आपको वहाँ पर टैरिफ के अंदर रिलैक्सेशन मिली है, तो उस पाकिस्तान की प्राइवेट रिफाइनरी ने उसको मटीरियलाइज किया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, जिसके नतीजे में अब यह भी एक नई तारीख रकम होने जा रही है कि जो कि कमर्शियल बुनियादों के ऊपर अमेरिका का खाम तेल पाकिस्तान पहुंचेगा। यहाँ पाकिस्तान की सिनर्जी रिफाइनरी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी यौमिया पैदावारी सलाहियत 1,56,000 बैरल है, लेकिन उसको बहुत से मसाइल से हमने दो चार किए रखा, हमारे बाबुओं ने, पेट्रोलियम डिवीज़न के कुछ लोगों ने, कि अपनी पूरी सलाहियत पर नहीं चल पाती। जैसे कुछ बेहतर परफॉर्म करती है, हम किसी न किसी तरीके से उसके लिए मसाइल पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अमेरिका से खाम तेल लाना मुमकिन क्यों है? खास साहब, जो वाइस चेयरमैन है सिनर्जी को कंपनी के उसामा कुरैशी साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वटॉल कंपनी है जो कि ट्रेडर है, उसके साथ मामला तय पा गए हैं। 10 लाख टन खाम तेल का कार्गो रवाना होगा, और ये कार्गो ख्वाजा साहब कराची की पोर्ट कासिम के ऊपर लंगर अंदाज नहीं हो सकता। ये एक बड़ी बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से हमें उसकी कॉस्ट ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन अगेन प्राइवेट सेक्टर का आप आइडिया देखिए, इस सिनर्जी को कंपनी ने, जो कि हब के अंदर इसकी तनसीब की गई है रिफाइनरी की, गहरे समंदर के अंदर वहाँ पे एक पाइपलाइन डाल के एक सिंगल पॉइंट मोरिंग यूनिट लगाया हुआ है, जिसके नतीजे में बड़े से बड़ा जहाज भी वहाँ गहरे समंदर में पहुँचता है, उसको पोर्ट बंदरगाह पे आने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर एक सिंगल पॉइंट मोरिंग मौजूद है, वहाँ से वो उसकी डिकेंडिंग होती है और वो जहाज़ वहीं से वापस चला जाता है, जिसकी वजह से 10 लाख टन कार्गो का बड़ा जहाज़ आएगा, तो आपको तरसीली अखराजात, उसको जो आपकी फ्रेट चार्जेस है वो आपके कम हो जाएंगे और कम वक्त के अंदर वो ऑफलोड होकर वापस चला जाएगा। अल्टीमेटली जिसका फ़ायदा इस मुल्क को पहुँचेगा। ये पहला एक टेस्ट ट्रायल कार्गो है। इसके बाद हर महीने सिनर्जी को कंपनी का प्लान है उसामा कुरैशी साहब के मुताबिक कि एक कार्गो अमेरिका से लेंगे।
तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और सबसे बढ़कर यही वो एसपीएम का पॉइंट है जो हमारी दीगर कंपनियां भी इसको इस्तेमाल कर सकती थी, जिसके ऊपर हमें जो डैमेजेस पड़ते हैं, जो वक्त का ज़िया होता है, वो बच सकता था। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिंगल पॉइंट mooring को वहां पर एक एशिया पेट्रोलियम की पाइपलाइन मौजूद है, जिसके जरिए से आप उस जहाज के पेट्रोल हो, डीजल हो, उसको पोर्ट कासिम पे दोबारा आप ला सकते हैं। उसके ऊपर आज तक हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एक इनोवेटिव आइडिया सोचता है और जिसका फायदा आपके कौमी खजाने को पहुंचते, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस नामुमकिन काम को, सिनर्जी को ऑयल रिफाइनरी ने मुमकिन कर दिखाया है, जो कि पेट्रोलियम डिवीजन के बाबुओं के लिए भी एक बड़ा लेसन है कि जब आपने काम करना हो मुल्क के बेहतरीन मफाद में, तो इस तरीके से आप उसका अगर फायदा आपकी उठाते हैं। नीयत ठीक हो तो काम हो जाता है। मुझे ये बताएं भट्टी साहब, ये जो डील हुई है इसके क्या तेल की कीमतें कम भी होगी? क्या आम आदमी को, सार्फ को भी कोई फायदा पहुंचेगा? क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है एनर्जी। देखिए, जब आप अच्छी कीमत के ऊपर खाम तेल लेके आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के साथ बेसिकली आपकी प्राइसिंग लिंक है, तो अल्टीमेटली आपके ज़रिए मुबादला के उस ज़खायर को फ़ायदा मिलता है, आपकी पाकिस्तानी कंपनी को फ़ायदा मिलता है और अल्टीमेटली आपकी एक रिफाइनरी प्राइस भी एक स्टेज के ऊपर आपको डायरेक्ट कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। तो हम तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में दीगर कंपनियां भी, हमारी यहाँ रिफाइनरी भी इस अपॉर्चुनिटी को मेरेंगी और उसके साथ साथ जो सिनर्जिको ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, दीगर कंपनियां भी इससे फ़ायदा उठाएंगी और जो सिनर्जिको का एसपीएम सिस्टम है उससे पीएसओ समेत दीगर ओएमसीज और रिफाइनरियाँ भी फ़ायदा उठा सकती हैं, जिससे अल्टीमेटली आम आदमी को भी फ़ायदा पहुंच सकता है, कौमी ख़जाने को भी फ़ायदा पहुंच सकता है और मुल्क की ज़रिए मुबादला को भी उसकी बचत भी हो सकती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।